नमस्कार। मैं डॉक्टर गायत्री, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, बीए तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र में हम नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में देख रहे थे। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में हमने ये देखा कि विकसित राष्ट्रों ने विकासशील देशों में आय का जो पुनर्वितरण है वो चाहते हैं। यानी विकासशील देश ऐसा चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो रिसोर्सेज हैं उनका हमें उचित मूल्य प्राप्त हो। यानी ऐसे कुछ कानून बनाए जाएं, ऐसे कुछ नियम बनाए जाएं जिसके द्वारा उनका शोषण नहीं हो और उनकी संप्रभुता भी बनी रहे। तो हमने अपने पुराने लेक्चर में इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी। तो विशेषताओं में हमने ये देखा था कि प्राकृतिक स्रोतों पर राष्ट्रीय संप्रभुता स्थापित की जाए, कच्चे माल की कीमतों के उतार चढ़ाव को रोका जाए और नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को जनतांत्रिक बनाया जाए और साथ ही विकासशील देश आर्थिक विकास स्थिर रखने के लिए सामान्य कोष की स्थापना करना चाहते थे। विकासशील देशों में टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण किया जाए, क्योंकि विकासशील देशों में जो भी रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, उनमें टेक्नोलॉजी ना होने के कारण वे उसकी उपयोगिता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। फिर हमने यहाँ पे ब्रेन ड्रेन की भी बात की थी कि जिस प्रकार से हम हमारे देश में आईटी स्पेशलिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स को तैयार करते हैं, देश का पैसा उसमें लगता है और फिर यही ब्रेन विदेशों में जाके कार्य करता है। तो इस ब्रेन ड्रेन को भी रोकने की बात हमने नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में की थी। फिर हमने एक बात और इस पर चर्चा की थी कि दक्षिण में ऊर्जा के जो वैकल्पिक स्रोत हैं उनको खोजा जाना चाहिए, विकासशील देशों के जो कर्जे हैं उन्हें रद्द किया जाना चाहिए और बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो व्यापार करती हैं उनकी गतिविधियों पर भी नियंत्रण लगाना चाहिए। तो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में विकासशील राष्ट्र ये चाहते हैं कि विकसित राष्ट्र अपनी आय का 0.7% विकासशील राष्ट्रों को सहायता के रूप में उपलब्ध कराएं। फिर हमने आज जो हमारा है वो है नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की समस्याएं। क्या समस्याएं हैं, मतलब इसको क्यों नहीं स्थापित किया जा रहा है, ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसकी वजह से बार बार इसको इग्नोर किया जा रहा है। तो उसमें हम बात करें कि यद्यपि इसकी स्थापना के लिए 1955 में ही प्रयत्न किए जा रहे हैं, 1955 से ये प्रयत्न किए जा रहे हैं, परंतु अभी तक इस दिशा में कोई महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हो सकी है। उसके जो मुख्य कारण रहे हैं उसमें सबसे पहला है विकसित देशों का कठोर रुख। यानी विकसित राष्ट्र इस संदर्भ में न तो उदारवादी हैं और न ही सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। विकसित राष्ट्र अपने आर्थिक प्रभुत्व को विकासशील राष्ट्रों में बांटना नहीं चाहते हैं। इसका उदाहरण हमें इसी से प्राप्त होता है कि जैसे विकासशील देशों को CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का विकल्प निःशुल्क देने से मना करना। यानी जैसे आप सभी को पता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, CFC के वजह से जो क्लाइमेट है, प्रदूषण है, वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। और तो इस प्रदूषण को रोकने के लिए आपने तो अभी हाल ही में देखा होगा कि दिल्ली में ये स्थिति थी कि प्रदूषण इस कदर बढ़ चुका था गाड़ियों के माध्यम से कि वहाँ पर धुंध का सा माहौल हो गया था। मतलब लोगों को पूरी प्रॉपर ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रही थी। ये समस्याएं जो आ रही हैं, इसके लिए जो विकल्प हैं विकसित राष्ट्रों के पास, उन विकल्पों को वे विकासशील राष्ट्रों को नहीं देना चाहते हैं। फिर 1990 में भारत रूस समझौते के बावजूद अमेरिका ने रूस को भारत की क्रायोजेनिक रॉकेट तकनीक का ज्ञान नहीं देने दिया गया। यानी जो टेक्नोलॉजी विकसित राष्ट्र विकसित करते हैं वो विकासशील राष्ट्रों के साथ शेयर नहीं करते हैं। 1998 में भारत के आणविक परीक्षण पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए। ये भी एक तरीके से विकासशील राष्ट्रों को कंट्रोल करने का एक तरीका है
कि आणविक परीक्षण आप नहीं कर सकते हैं और हम चाहें जितने चाहें कर सकते हैं। मतलब कोई राष्ट्र किसी भी संदर्भ में आत्मनिर्भर नहीं बन सके। दूसरी हम बात करेंगे दक्षिण दक्षिण सहयोग का अभाव। विश्व में 134 विकासशील देश हैं, यानी उससे भी ज़्यादा ही होंगे। पारस्परिक सहयोग, समन्वय, भ्रातृत्व नहीं है। विकसित राष्ट्र इन दक्षिण देशों में मतभेद उत्पन्न करने में सफल हो जाते हैं। जैसे कि ओपेक संगठन के देश जो हैं वो विकासशील देश हैं, परंतु वे अमीर हैं और वे अपनी पूंजी रोम, न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन में लगाते हैं, न कि फिफू, ढाका, नई दिल्ली में। यानी वो लोग भी अपना जो पैसा है वो विकसित राष्ट्रों में उसको कंज्यूम करते हैं, विकासशील राष्ट्रों में नहीं। अतः जब तक दक्षिण दक्षिण सहयोग नहीं होगा, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना एक स्वप्न मात्र ही बनकर रहेगी। तीसरा जो पॉइंट हम यहाँ चर्चा करेंगे वो है यूएनओ की विफलता। यद्यपि यूएनओ में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के प्रयास अलग अलग संगठनों के द्वारा किए गए हैं, चाहे वो UNIDO हो, IDA हो, UNFPA हो, IFC हो, प्रयास किए गए हैं, पर वे पर्याप्त नहीं हैं। वर्तमान में यूएनओ अमेरिकी विदेश मंत्रालय पर एक अंग बना हुआ प्रतीत होता है। ये तो हम सभी को विदित है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी स्वतंत्र भूमिका नहीं निभा रहा है, वो एक अमेरिका का एक मंत्रालय बनकर ही रह गया है। ऐसे में वह विश्व संस्था के रूप में कार्य करने में असफल है। निष्कर्ष है, अतः यह कहा जा सकता है कि उत्तर दक्षिण सहयोग व यूएनओ के अधिक प्रयास ही नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना कर सकेंगे, पर निकट भविष्य में हमें इसकी कोई संभावना नज़र नहीं आती है। तो हमने आज जो इसकी समस्याओं के बारे में चर्चा की, उनमें सबसे पहली बात तो विकसित जो राष्ट्र हैं वो ऐसा चाहते ही नहीं है कि विकासशील राष्ट्रों को सहयोग प्रदान करें। आपने देखा होगा कोरोना महामारी के समय जो विकसित राष्ट्र हैं उन्होंने वैक्सीन बना ली, पर उन्होंने उस वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन विकासशील राष्ट्रों में बहुत तुरंत गति से नहीं किया। मतलब एक समय के बाद जब वहाँ स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, तब उन्होंने उस वैक्सीन का वो वैक्सीन विकासशील राष्ट्रों को दी। तो इससे साफ पता चलता है कि जो विकसित राष्ट्र हैं उनका कोई सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं है। वे विकसित राष्ट्र विकासशील राष्ट्रों का सहयोग नहीं करना चाहते। दक्षिण दक्षिण सहयोग में हमने ये देखा है कि जो भी विकासशील राष्ट्र हैं वो आपस में भी पारस्परिक सहयोग से नहीं कार्य करते हैं। वे जो हैं आपसी सहयोग नहीं स्थापित कर पाते हैं। इसी वजह से भी एक संगठन का प्रभाव नहीं पड़ता है और विकसित राष्ट्र जो हैं वो विकासशील राष्ट्रों का सहयोग नहीं कर पाते हैं। यूएनओ की विफलता तो सर्वविदित है, यूएनओ अभी तक भी इसको स्थापित नहीं कर पाया है। उसी से ही हमें एहसास है कि यूएनओ जो है वो अमेरिका का एक विदेश मंत्रालय की तरह बन गया है, जो सिर्फ कहने के नाम पे संयुक्त राष्ट्र संघ है, बाकी वो सिर्फ एक अमेरिका का ऑफिस बनकर रह गया है, जो कि एक विश्व संस्था के रूप में कार्य नहीं कर पा रहा है। तो आज हमने यूएनओ की समस्या के बारे में देखा। अगला जो हम अपना चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम यूएनओ की स्थापना के नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के स्थापना के प्रयासों के बारे में देखेंगे कि क्या क्या प्रयास किए गए हैं, किन किन राष्ट्रों ने, क्या क्या संगठनों ने इसके लिए भरपूर प्रयास किए हैं। उनके बारे में हम अपने अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।